यह आदर्शवाद जभी तक ठीक है जब समाज आदर्श होता है। जब आपका सामना लुटेरों से, दंगाइयों से, बलात्कारियों से हो तो आदर्श की चादर से और आदर्श के हथियार से आप उन्हें नहीं हरा सकते हैं। लिहाजा जब इस देश में एक पार्टी जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, उसके भी कुछ नेताओं को आदर्शवाद की खांसी लग गई थी, अच्छे खासे ठीक ठाक चल रहे थे, रथ लेके अयोध्या गए थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, यकायक उन्हें लगा कि मैं तो प्रधानमंत्री बन सकता हूं। इसमें लगने में बुराई नहीं है, लग तो हम और आपको भी सकता है। और जो घटनाएं पिछले दिनों हुई हैं उससे तो यकीन है कि कोई भी बन सकता है। लेकिन उनकी गलती यह हुई, रथ चलाते चलाते उन्हें बीच में यह लगा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए तो सबका साथ, सबका विश्वास चाहिए। वो चले गए कराची, अपने दोस्त की मजार पे कुछ अच्छा लिख के आ गए और ऐसा लिखा उन्होंने कि जब यहां लौटे तो नौकरी चली गई, घर से भी गए, पार्टी से भी गए। ये जो पॉलिटिकल करेक्टनेस की बीमारी थी, इसके चलते इस देश में सही बात को कहने की हिम्मत नहीं हुई। क्योंकि मैं जो भी कुछ करना चाहता हूं आपकी सहमति से करना चाहता हूं। मुझे अगर यह सही लगता है कि यह राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है तो 1 करोड़ लोग मेरा विरोध करें तब भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं उनको मनाने के लिए अपने राष्ट्र के प्रति जो कमिटमेंट है वो नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इसी राज्य से चुनाव जीतते थे वो, यहीं से जाते थे जहां ना कोई सिंधी रहता था। लेकिन हुआ क्या, आपके राज्य का एक आदमी, देखिए कुछ घटनाओं को हम छोटा समझ सकते हैं लेकिन उसकी प्रतिक्रिया आसाम तक हो रही है, बंगाल तक हो रही है, कन्याकुमारी तक हो रही है। मैं पूरे देश में घूम रहा हूं, अपने घर कभी कभी जाता हूं, जो रिएक्शन है लोगों में जमीन पे वो शेयर करना चाहता हूं। और आपसे इसलिए करना चाहता हूं कि आपने जिस भट्टी में तपा करके लोगों को भेजना शुरू किया है, ये भट्टी बंद ना हो, लगातार ऐसे आपने अपनी गलती का प्रायश्चित भी कर लिया है। और जिस भट्टी में तप के लोग जा रहे हैं वो इस देश की भाषा में वही जवाब दे रहे हैं पार्लियामेंट में जो देनी चाहिए। कोई लाग लपेट नहीं है नंबर 2 में। नंबर 1 तो फिर भी थोड़ा थोड़ा सा समझने लगा भाई, थोड़ा ठीक, धीरे धीरे, सवाल ही नहीं होता, कोई है ही नहीं, वो तो स्पीकर के बगैर ही डायरेक्ट कहता है बैठ जाओ। सबको पता है यहां संवैधानिक तौर पे और बाहर इशरत जहां। ये छवि इसलिए नहीं कह रहा, ये छवि इसलिए कह रहा हूं कि जिस समाज में आप रह रहे हैं वो यही भाषा समझता है। देश के गद्दार यही भाषा समझते हैं, देश के दुश्मन यही भाषा समझते हैं, और यही भाषा है कि जिसके कहने से एक ही झटके के अंदर तमाम सारे लोग यहां से लेके वहां तक, उनको यह समझ नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करें। मैं कह रहा हूं सत्ता में बैठने के बाद भाषा पे संयम होना चाहिए, लेकिन जो मौजूदा जोड़ी है उसने कहा एक रखेगा भाषा पे संयम, दूसरा तब के खोल के मारेगा। और अपनी बात कहने में, क्योंकि वो बात राष्ट्र के लिए है, उसकी भाषा क्या है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसकी ग्रामर क्या है, यह महत्व नहीं रखता, इसका कोई महत्व नहीं है। दुनिया में जो जीता हुआ होता है वो कितना भी बड़ा अत्याचारी हो, जीते हुए लोगों का इतिहास लिखा जाता है, आदर्शवादी लोगों का इतिहास नहीं लिखा जाता। भारतीय जनता पार्टी का जब भी इतिहास लिखा जाएगा, जब तक इनको भी आदर्शवाद की पराकाष्ठा में जी रहे थे, ये बहुत कोशिश कर रहे थे कि सब इसको भी खुश उसको भी खुश, इस खुश करने में ये पार्टी 1984 में एक फूल दो माली थी।
बहुत आदर्शवाद। वही पार्टी, भट्टी भी वही थी, आपकी लेबोरेटरी से तब के गया था। कुछ लोग कह रहे थे कोई और भी जगह लेबोरेटरी है, लेकिन लोगों को पता नहीं था यह लेबोरेटरी कब बन गई। और जब वो गया, उसने कहा आदर्शवाद खुट्टी पे टांगने के बाद अच्छा लगता है, वहां लटका रहना चाहिए। देश के लिए जो करना है उसमें आदर्शवाद क्या चीज होती है। तो आप म्यांमार में भी चले गए मारने। म्यांमार की बात पता चला कि आवाज कम हुई, फिर पड़ोस में चले गए, और एक ही झटके में ये घटनाएं मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज से 50 साल के बाद लोग पूछेंगे जिस देश की विदेश नीति, चाणक्य देश की विदेश नीति क्या है। चाणक्य जिस देश में पैदा हुआ हो, आपने चाणक्यपुरी तो नाम रख दिया है जहां डिप्लोमेट रहते हैं। उसी चाणक्य के सुबह सुबह एक दिन जब वो घर से निकले तो उनके पैर में एक कांटा चुभ गया। चाणक्य ने अपना अगला कदम आगे नहीं बढ़ाया, वहीं रुका, पैर का कांटा निकाला और फेंका नहीं। जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते पे ढूंढते हुए गए कि ये पैदा कहां हुआ था। 10 कदम इधर और 10 कदम इधर, देखा कि एक पेड़ लगा हुआ है, उस पे गोखरू का कांटा है। वो कांटा अपने साथ ले गए नहीं काम पे। दूसरे दिन एक बाल्टी मट्ठे की लेके आए और उस पेड़ की जड़ में दे दी, और आगे लिखा कि दुश्मन को जड़ से समाप्त कर दो। ये मैसेज था। ऐसा नहीं था कि संडे था तो छुट्टी थी, ये मैसेज था। हम उस समाज, हम उनके वंशज हैं, और हम क्या कर रहे हैं। हमारी विदेश नीति की पॉलिसी क्या थी, ये बात इस देश को कहीं समझ में नहीं आई। दुनिया वाले पूछते ये पॉलिसी तो हमने पहली बार देखी है, क्योंकि हम आदर्शवाद में जीते हैं कि हम पहले हमला नहीं करेंगे। युद्ध हो रहा हो, युद्ध की संभावनाएं हो, और हम पहले हमला नहीं करेंगे, क्योंकि हमें उस आदर्श की स्थिति में इस बात का यकीन था कि हम पे जब हमला होगा तो हम जिंदा रहेंगे, तब हम करेंगे। भाई ये कहीं दुनिया में पॉलिसी हो सकती है। एक आदमी बंदूक लेके आ जाए और मैं कहूं जब तक ये हमला नहीं करेगा तब तक नहीं मैं करूंगा हमला, तो मुझे इस लायक छोड़ेगा मैं हमला करूं उस पर, मैं तो जवाब लायक भी नहीं रहूंगा। एक घटना है, पूरे देश में कुछ लोगों को लगा 5 मरे, 10 मरे, 20 मरे, ये हुआ वो हुआ। मैंने उस दिन भी इसी इत्मीनान के साथ कहा, क्योंकि हमारे यहां लोग पढ़ते कम हैं। अपने पड़ोस में क्या हो रहा है, उनकी लड़की किसके साथ टहल रही है, इसका पूरा रिकॉर्ड है। अपनी लड़की कहां टहल रही है इसका रिकॉर्ड नहीं है। इसी तरीके से जिन लोगों को पड़ोसियों के बारे में जानने का इतना शौक है, लेकिन इस पूरे देश को पड़ोसी मुल्क में क्या हो रहा है ये नहीं जानना चाहते। न पढ़ते हैं, न देखते हैं, न सुनते हैं। भाई आप कहते हैं हमें क्या करना है, पड़ोस में क्या हो रहा है, क्या जिस जबान को नहीं जानते हैं, जिस किताब को नहीं जानते हैं, उसी में नोबेल प्राइज विनर है। हम ही ने ये चलाया कि मंदिर भगवान का घर है और मस्जिद अल्लाह का घर है। अल्लाह का घर कैसे हो जाएगा, अल्लाह तो होते ही नहीं। ये मैं नहीं कह रहा भाई, अब तो भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तब भी आपको यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि हम 5000 साल पुरानी सभ्यता, उस सनातन संस्कृति के बारे में ज्यादा ध्यान रखते हैं, उस आदर्शवाद पे जीते हैं जो आज से हजारों साल पहले था। लेकिन आप नहीं बदले, लेकिन कुछ लोग बदल गए, लिहाजा आप लगातार चोट खाते रहे। 700 साल गुलामी का यही कारण रहा आपका। आपने कहा आप भी आइए, आप भी आइए, आप भी रह लीजिए, हम तो सबको वेलकम करते हैं। उन सब ने मिलकर आपको बाहर कर दिया। ये जो आर्टिफिशियल सत्ता थी, आई के गुजराल के नाम पे, मोरारजी देसाई के नाम पे, इंदिरा गांधी के नाम पे, ये आपकी नहीं थी। ये नाम से लोग थे, इसलिए इस देश में एक भी मुसलमान प्राइम मिनिस्टर नहीं बना। लेकिन कोई काम जायज और नाजायज ऐसा नहीं है जो उस कौम ने आपके लोगों से न कराया। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर यह समाज जो कुछ कुछ पहली बार बाहर आया है,
अभी बहुत मुश्किल से हल्के से उल्टे हाथ से बटन दबाया है, हल्का हल्का सा आपने एहसास किया है कि बहुत दिन हो गए कोई हमारे कंधे पे जबरदस्ती हाथ रखा हुआ है, आपने सिर्फ हाथ हटाया कि भाई अपना हाथ हटा लो, 70 साल से आपके हाथ से बोझ चल गए, वो कहते हैं अरे आप इंटॉलरेंट हो गए। मतलब हम ये कहें कि हम आपका बोझ ढोते ढोते इस सेकुलरिज्म की अर्थी को कंधे पे उठाते उठाते हमारी खुद अर्थी निकल गई है, अब इसको बंद कर दो, लोग कहते हैं आप इंटॉलरेंट हो गए। अगर ये देश को बचाने के लिए इंटॉलरेंट होना पड़े तो पूरे राष्ट्र को इंटॉलरेंट हो जाना चाहिए।